नमस्कार, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आपका एबीपी न्यूज में। मैं अखिलेश आनंद हूं। आगे मेरे साथ आप देखने वाले हैं आगे का एजेंडा। तो आइए बुलेटिन की शुरुआत कर लेते हैं और सबसे पहले आपको दिखा देते हैं तेज रफ्तार में अभी की तमाम बड़ी खबरें। पटना के एक वीआईपी इलाके में बीजेपी नेता की गोली मारकर हत्या। सिटी चौक नगर के मंडल अध्यक्ष श्याम सुंदर को सुबह 4 बजे मारी गई गोली। जम्मू कश्मीर के राजौरी में घुसपैठ की कोशिश नाकाम। नौशेरा में सेना ने 2 आतंकियों को ढेर किया। भारी संख्या में हथियार बरामद। सेना का सर्च ऑपरेशन जारी। विधानसभा चुनाव के चलते जम्मू कश्मीर में बढ़ाई गई सुरक्षा। राजौरी में चप्पे चप्पे पर सुरक्षा बल तैनात। आने जाने वाली गाड़ियों की जांच की जा रही है। छत्तीसगढ़ के दुर्ग में अवैध कब्जे पर चला प्रशासन का बुलडोजर। रायपुर हाईवे पर मस्जिद के नाम पर कर रखा था 2.5 एकड़ जमीन पर कब्जा। सूरत में धार्मिक आयोजन के दौरान बवाल। शहर के सैयदपुरा इलाके में पत्थरबाजी के बाद हंगामा। गणेश पंडाल पर पथराव का आरोप। गुस्साए लोगों ने किया थाने का घेराव। सूरत की घटना को लेकर गुजरात के गृह मंत्री हर्ष सांघवी ने एक्स पर पोस्ट कर दी जानकारी। अब तक 27 पत्थरबाज किए गए गिरफ्तार। बोले किसी भी आरोपी को बख्शा नहीं जाएगा। छत्तीसगढ़ के अंबिकापुर में एल्यूमीनियम प्लांट में धमाका। हादसे में 4 लोगों की मौत, कई घायल। मलबे में दबे लोगों को निकालने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। पुणे के आईटी पार्क इलाके की इलेक्ट्रिक बस में लगी आग। धुआं दिखते ही पैसेंजर्स ने बस की छत पर चढ़कर आग बुझाई। हादसा टल गया। मुंबई में हुई स्टेट बीजेपी के नेताओं की बैठक में अमित शाह ने दिए निर्देश। सूत्रों के मुताबिक शाह ने नेताओं को लोकसभा चुनाव में होने वाली गलती और सार्वजनिक विवाद से बचने को कहा। गृह मंत्री अमित शाह का महाराष्ट्र दौरे का दूसरा दिन। देर रात महाराष्ट्र बीजेपी कोर कमेटी के साथ की बैठक। विधानसभा चुनाव की तैयारियों पर किया मंथन। हरियाणा में कांग्रेस आप के बीच गठबंधन का आज हो सकता है ऐलान। सूत्रों के हवाले से खबर है कांग्रेस ने 6 सीट का दिया ऑफर। समझौता न होने की सूरत में आम आदमी पार्टी आज जारी करेगी पहली लिस्ट। हरियाणा के लिए कांग्रेस ने 9 उम्मीदवारों की जारी की है दूसरी लिस्ट। उचाना कला से विजेंद्र सिंह को टिकट तो शाम सीट से बीजेपी की श्रुति चौधरी को चुनौती देंगे चचेरे भाई अनिरुद्ध चौधरी। कांग्रेस ज्वाइनिंग के बाद पहले इंटरव्यू में एबीपी न्यूज से बोली विनेश फोगाट। राजनीति में आई नहीं लाई गई, राजनीति में ईमानदारी की जरूरत। बृजभूषण शरण से जारी विवाद पर विनेश फोगाट ने कहा बृजभूषण कभी नहीं मानेंगे हार। उनके खिलाफ हर हाल में जारी रहेगी लड़ाई। हरियाणा के करनाल पहुंचे केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर ने पार्टी में नाराजगी को किया खारिज। कहा टिकट बंटवारे में कुछ लोग थोड़ी देर के लिए हो जाते हैं नाराज, बाद में मान जाते हैं। अमेरिका में राहुल गांधी ने जाति जनगणना की मांग को लेकर पूछे सवाल पर कहा देश के संस्थागत ढांचे पर है कुछ खास लोगों का कब्जा, इसीलिए कांग्रेस कर रही है जातिगत जनगणना की वकालत। अमेरिका से राहुल गांधी ने बीजेपी आरएसएस पर बोला सीधा हमला। दोनों की सोच महिलाओं को एक दायरे के भीतर रखना, जबकि हमारी सोच है महिलाओं को पुरुषों से बराबरी दिलाना। कोलकाता कांड को लेकर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। कोर्ट ने सीबीआई से जांच की स्टेटस रिपोर्ट मांगी। पश्चिम बंगाल सरकार से भी पूछा हॉस्पिटल में आधी रात को हजारों उपद्रवी कैसे घुस गए। बंगाल के राज्यपाल सीवी आनंद बोस ने सीएम ममता बनर्जी को दिए निर्देश। तुरंत कोलकाता पुलिस कमिश्नर को हटाएं। इसके लिए अगर कैबिनेट की इमरजेंसी बैठक भी बुलानी पड़े तो बुलाएं। आंध्र प्रदेश के श्रीकाकुलम में उफान पर छोटी नदी, पानी के बहाव में फंसकर बही गाड़ी। स्थानीय लोगों ने बचाई ड्राइवर की जान। राजस्थान में बारिश का सिलसिला जारी है। रात भर हुई झमाझम बारिश के बाद 12 के कई इलाके हुए जलमग्न। लोगों को गर्मी से मिली राहत, लेकिन जलभराव बना आफत। देश के कई राज्यों में आज भी भारी बारिश का अलर्ट है। ओडिशा, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, तटीय आंध्र प्रदेश और मध्य प्रदेश के कुछ हिस्सों में भारी बारिश हो सकती है। ओडिशा में अगले 3 दिनों तक भारी बारिश की चेतावनी है। मौसम विभाग ने राज्य के 5 जिलों में जारी किया रेड अलर्ट। 11 सितंबर तक समंदर में न जाने की सलाह। छत्तीसगढ़ के धमतरी में भारी बारिश से उफान पर सीता नदी। सड़क पर पानी बहने से लगी वाहनों की कतार। एम्बुलेंस घंटों तक फंसी रही। भारी बारिश से उफान पर बह रही है नदी। छत्तीसगढ़ के अंबिकापुर में पानी के साथ बह गई कार। निर्माणाधीन पुलिया के नीचे पिकनिक मना रहे थे लोग। नदी में पानी का बहाव तेज होने के कारण लोग कार छोड़कर भागे।
उत्तराखंड के हल्द्वानी में भारी बारिश से बरसाती नाले में आया उफान। नाले में बहने से बाल बाल बची कार। मूसलाधार बारिश की वजह से देवखड़ी नाला उफान पर बहने लगा। देश के हर हिस्से में महंगाई के आंसू रुला रही है प्याज। दिल्ली की ओखला मंडी में 40 से 45 रुपए किलो रिटेलर्स को दी जा रही है प्याज। बाजार में 60 रुपए किलो तक पहुंचे दाम। बहराइच में भेड़ियों को खोजने के लिए थर्मल ड्रोन की मदद ली जा रही है। जंगल में मूवमेंट होते ही हरकत में आ जाती है वन विभाग की टीम। अभी तक नहीं मिली वन विभाग को कामयाबी। बहराइच में भेड़ियों की तलाश के लिए लगातार मोर्चे पर डटी हुई है वन विभाग की टीम। सिकंदरपुर गांव में भेड़ियों की मांद के पास रखी जा रही है नजर। मॉनिटरिंग जारी। बस्ती में सोशल मीडिया पर भेड़ियों के झुंड का वीडियो वायरल। वन विभाग जंगल में चला रहा है सर्च ऑपरेशन। अभी तक भेड़ियों की मौजूदगी के नहीं मिले हैं निशान। लोगों से अफवाहों पर ध्यान न देने की अपील। मुंबई में देवगिरी एक्सप्रेस के टॉयलेट में मिली 1.5 महीने की बच्ची। मां बाप को छोड़कर जाने पर शक। सीसीटीवी फुटेज के आधार पर जांच कर रही है पुलिस। यूपी के फिरोजाबाद में बदमाशों से पुलिस की मुठभेड़। 3 बदमाश गिरफ्तार। बदमाशों के पास से हथियार बरामद। भारत में भी फैला मंकी पॉक्स का खौफ। एक संदिग्ध को किया गया आइसोलेट। विदेश से लौटे एक शख्स में नजर आ रहे हैं मंकी पॉक्स वायरस के लक्षण। स्वास्थ्य मंत्रालय अलर्ट। हैदराबाद में गणपति की मूर्ति के हाथ में रखा बड़ा लड्डू हुआ चोरी। सीसीटीवी में लड्डू चोरी करते कैद हुआ चोर। अंबानी फैमिली के यहां विराजे गणपति। नीता और मुकेश अंबानी के घर एंटीलिया में गणेश वंदना। परिवार के साथ सदस्यों के साथ कई आध्यात्मिक गुरुओं की मौजूदगी रही। सलमान खान के घर गैलेक्सी अपार्टमेंट्स पहुंची बहन अर्पिता और बहनोई आयुष। 1.5 दिन के बप्पा को पूजा अर्चना के बाद किया गया विसर्जन। गैलेक्सी अपार्टमेंट्स में बनाया था कृत्रिम तालाब। पहले ही दिन लालबाग के राजा के चरणों में आया बड़ा चढ़ावा। भक्तों ने 48,30,000 रुपए का चढ़ावा चढ़ाया। आने वाले दिनों में और बढ़ेगी चढ़ावे की रकम। पीएम नरेंद्र मोदी ने दी खिलाड़ियों को बधाई। 29 पदक जीतने पर कहा पैरालंपिक में भारत का अब तक का सबसे शानदार प्रदर्शन। कई उभरते एथलीटों को प्रेरित भी किया। बांग्लादेश के खिलाफ पहले टेस्ट के लिए टीम इंडिया का ऐलान। केएल राहुल, ऋषभ पंत और विराट कोहली की वापसी। यश दयाल को मौका। श्रेयस अय्यर बाहर। आगे का एजेंडा में बात अब राहुल गांधी की, जो इस वक्त अमेरिका के दौरे पर हैं और एक बार फिर से विदेशी जमीन पर पहुंचे। फिर ऐसे बयान उन्होंने दिए जिन पर देश की सियासत में घमासान छिड़ना तय है। राहुल गांधी ने अमेरिका से प्रधानमंत्री मोदी और बीजेपी पर डायरेक्ट अटैक किया। अमेरिका के डलास में राहुल गांधी ने कहा पीएम और बीजेपी पर उन्होंने जो अटैक किया वो हम आपको बता रहे हैं। अब प्रधानमंत्री से कोई नहीं डरता। राहुल गांधी, चुनाव के बाद बीजेपी का डर खत्म हुआ, यह राहुल गांधी ने कहा है कि चुनाव के बाद बीजेपी का डर खत्म हो गया। भारत के लोगों ने लोकतंत्र को समझा। Fear of the BJP vanished, disappeared, gone. And we saw that immediately, within minutes of the election result, nobody in India was scared of the BJP or the Prime Minister of India. So these are huge achievements, not of Rahul Gandhi or the Congress party. We are peripheral. These are huge achievements of the people of India who realized, of democracy, of the people of India who realized that we are not going to accept an attack on our constitution. We are not going to accept an attack on our religion. We are not going to accept an attack on our states. राहुल गांधी ने बीजेपी पर हमला जारी रखते हुए और भी बहुत कुछ कहा। राहुल गांधी ने कहा कि लोग अब समझ गए हैं कि वो क्या कह रहे हैं। लोग ये समझ गए कि बीजेपी हमारे संविधान पर हमला कर रही है, हमारी परंपरा, हमारे इतिहास पर हमला हो रहा है, और इसीलिए जब उन्होंने संसद में अभय मुद्रा का जिक्र किया तो बीजेपी बर्दाश्त नहीं कर सकी। People understood what I was saying. They were saying that the BJP is attacking our tradition, attacking our language, attacking our
states attacking our histories. And most importantly, what they understood was that anybody who is attacking the Constitution of India is also attacking our religious tradition. Right? And that is why in my first speech in Parliament, you must have noticed, when I described Abhay Mudra, the fact that this is a symbol of fearlessness and it is present in every single Indian religion. You can look, you go on the internet and you can see every single Indian religion. Guru Nanak Ji holds his hand like this. Shiva holds his hand like this. Every single Indian religion, the hand is a symbol of fearlessness. And when I was saying this, the BJP could not stand it. They don't understand. And we are going to make them understand. आइए इसी खबर पर कुछ और ज्यादा जानकारी लेते हैं, विस्तार से आप तक ये पूरी खबर पहुंचाएंगे। मेरे साथ नीरज पांडे मेरे सहयोगी इस वक्त मौजूद हैं, बीजेपी की हर खबर आप तक पहुंचाते हैं, और कांग्रेस की खबर पहुंचाने वाले हमारे सहयोगी जैनेंद्र कुमार भी आपको इस वक्त स्क्रीन पर नजर आ रहे हैं। जैनेंद्र, पहला सवाल आपसे ही है। दरअसल राहुल गांधी ने जो अभय मुद्रा वाला बयान दिया था जब प्रतिपक्ष के नेता के तौर पर वो पहला भाषण दे रहे थे इस लोकसभा में, तो उसी का उल्लेख करते हुए तमाम बातें जो कह रहे हैं, इसके जरिए सीधे तौर पर बीजेपी पर निशाना साधा जा रहा है, मोदी सरकार पर निशाना साधा जा रहा है। यानी विदेश की धरती से एक बार फिर से उन्होंने उसी तरीके का हमला किया जो पहले भी कई मौकों पर हम देख चुके हैं। बिल्कुल अखिलेश, और इससे पहले की जो विदेश यात्राएं रही हैं उसमें भी राहुल गांधी का यही अंदाज रहा है, बल्कि देश हो या विदेश हो उनके निशाने पर सीधे तौर पर बीजेपी आरएसएस की विचारधारा और मोदी सरकार रही है, और उसी को नए सिरे से उन्होंने अमेरिका का उनका जो 3 दिनों का दौरा है, जिसका कल पहला दिन था, सार्वजनिक कार्यक्रमों का पहला दिन था। टेक्सास में उन्होंने 2 कार्यक्रमों को संबोधित किया, एक यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्सास में उन्होंने छात्रों को संबोधित किया, और इसके अलावा अप्रवासी भारतीयों के बीच भी एक कार्यक्रम में उन्होंने टेक्सास में 2 एड्रेस किए, और दोनों में ही उनके निशाने पर जो उनका आइडिया ऑफ इंडिया है, उनकी जो सोच है भारत को लेकर के, संविधान को लेकर के, वो उन्होंने उसके बारे में बताया। और नेता विपक्ष है, निशाने पर उनके मोदी सरकार रही, बीजेपी और आरएसएस की विचारधारा रही, और ये आरोप की बीजेपी आरएसएस की विचारधारा संविधान के खिलाफ है। वो देश में भी बीजेपी पर यही आरोप लगाते हैं, विदेश में भी यही आरोप लगाते हैं, और हर बार पिछली बार की तरह ही इस बार भी स्वाभाविक तौर पर वो निशाने पर आएंगे। लेकिन राहुल के इस अंदाज को लेकर कांग्रेस पार्टी का ये कहना है कि राहुल की बात में फर्क करना होगा कि राहुल भारत और बीजेपी अलग अलग चीजें हैं। राहुल भारत के पक्ष में बोलते हैं, बीजेपी पर जरूर निशाना साधते हैं। नेता विपक्ष के तौर पर वो उनका काम है सरकार की कमजोरियों को हाईलाइट करना, जो वो करते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि राहुल के भाषण से जो बहस शुरू होती है, कांग्रेस को लगता है कि उस बहाने उसे और मौका मिलता है बीजेपी को घेरने का। हाँ अखिलेश, और अभय मुद्रा वाली बात जब उन्होंने कही एक बार फिर से, तो कांग्रेस का चिन्ह है ये भी बताने से गुरेज नहीं किया उन्होंने, मतलब अपना प्रचार भी किया उन्होंने। अमेरिका से पीएम मोदी पर बरसे राहुल गांधी, भारत के प्रधानमंत्री संविधान पर हमला करते हैं, ये बयान दिया है राहुल गांधी ने। राहुल गांधी ने आरएसएस पर भी निशाना साधा। आरएसएस का मानना है भारत एक विचार है, हमारा मानना है हर किसी को मौका मिलना चाहिए, सपने देखने की आजादी होनी चाहिए, ये बातें कही हैं राहुल गांधी ने। The RSS believes that India is one idea, and we believe that India is a multiplicity of ideas. And we believe, by the way, very much like the United States, we believe that everybody should be allowed to participate. We believe that everybody should be allowed to dream. Everybody should be given space, regardless of their caste, language, religion, tradition, history. This is the fight. And the fight was crystallized in the election, when millions of people in India clearly understood that the Prime Minister of India is attacking the Constitution of India. आपको बता दें कि राहुल गांधी से भारत जोड़ो यात्रा को लेकर भी सवाल पूछा गया, तो राहुल गांधी ने आरोपों की झड़ी लगाते हुए कुछ बातें कही। उन्होंने कहा कि भारत जोड़ो यात्रा क्यों निकाली। राहुल गांधी ने कहा कि भारत में संवाद के सभी रास्ते बंद हो गए थे,
संसद में बात टीवी पर नहीं दिखाई जाती, मीडिया के पास जाते हैं वो भी हमारी नहीं सुनते, लीगल सिस्टम के पास गए कुछ नहीं हुआ, यात्रा निकाली डायरेक्ट जनता के बीच गए। All avenues of communication in India were shut. Every single avenue, no matter what we did, it was all shut. We spoke in Parliament, that's not televised. We go to the media, they don't pick up what we say. We even go with documents to the legal system, nothing happens. So, all our avenues were shut. And for a long time, we literally couldn't understand how to communicate. And then suddenly we hit upon the idea कि भाई अगर मीडिया आपको लोगों के पास नहीं ले जा रहा, इंस्टीट्यूशनल सिस्टम आपको लोगों के पास नहीं ले जा रहा, तो फिर डायरेक्टली चले जाओ. And then what better way to go directly than to literally go walking across the country. And so that's what we did. राजनीति अपनी जगह, लेकिन जुडिशियल सिस्टम पर भी राहुल गांधी ने एक तरीके से सवाल खड़ा कर दिया। राहुल गांधी पर अब बीजेपी ने पलटवार किया कि विदेशों में राहुल भारत विरोधी बात करते हैं, राहुल चीन के समर्थन में बयान देते हैं, कम्युनिस्ट पार्टी से राहुल की साझेदारी है। ये तमाम बातें बीजेपी ने कही हैं राहुल गांधी के बयानों पर। राहुल गांधी बहुत ही बड़े झूठे हैं और राहुल गांधी की पूरी मंशा सिर्फ चीन प्रेम की और भारत अपमान की है। सो राहुल गांधी, अगर आप पूरी स्पीच को ऑब्जर्व करेंगे, क्योंकि उनकी चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया के चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी के साथ में उनका एक सीक्रेट एमओयू है, इसीलिए हमेशा जब भारत और चीन के बारे में आती है वो चीन के साथ खड़े हुए देखते हैं, ना कि भारत के साथ। राहुल गांधी यही नहीं रुकते हैं, वो भारत के लीगल सिस्टम पे भी अटैक करते हैं क्योंकि वो बेल पे बाहर है। राहुल गांधी की मंशा सिर्फ डिवाइड एंड रूल की है, उनकी मंशा भारत के अंदर लोगों को लड़ाने की है जिससे कि वो पावर में आ सके। इसीलिए इनको 2014, 19 और 24 में भारत की जनता ने रिजेक्ट किया था। आइए सीधे मैं आपको लिए चलता हूं नीरज पांडे के पास। हमारे साथ इस वक्त नीरज भी जुड़े हुए हैं। नीरज, जुडिशियल सिस्टम पर भी राहुल गांधी ने सवाल खड़े किए। कुल मिलाकर जिस तरह से वो अपनी बातें रख रहे थे, ऐसा उन्होंने बताने का प्रयास किया कि सारी बातें उनकी जो हैं इस यात्रा के जरिए ही लोगों तक पहुंच पाती हैं, वरना और किसी माध्यम से कोई बात लोगों तक नहीं पहुंच पाती है और ना ही लोगों तक वो अपनी बात पहुंचा पा रहे हैं। और कुछ प्रतिक्रिया मिल पा रही है क्या बीजेपी से? देखिए अखिलेश, ये कोई नई बात नहीं है। राहुल गांधी ने कोई पहली बार ये बातें नहीं कही है। हमेशा वो जब भी जाते हैं किसी दौरे पर तो ऐसी बातें करते हैं। न सिर्फ भारत के अंदर, भारत के बाहर भी वो लगातार इस तरह की बातें करते हैं। लेकिन अब देखना होगा भारतीय जनता पार्टी इसे कैसे लेती है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी हमेशा इसको इसी तरह से कहती है कि राहुल गांधी देश विरोधी बातें करते हैं और देश के बाहर जाकर देश की डिप्लोमेसी और देश के आंतरिक मुद्दों को रखते हैं, जो कि देश के खिलाफ है। क्योंकि अब राहुल गांधी सामान्य लीडर नहीं रह गए, वो नेता प्रतिपक्ष भी हैं। भारत की जो संवैधानिक और भारत की जो अपनी संप्रभुता है उसका भी ध्यान रखना होगा। ये बात हमेशा बीजेपी कहती रही है और अब देखना ये होगा, अभी थोड़ी देर में देखेंगे बीजेपी और हमलावर होने वाली है। थोड़ी देर में बीजेपी की हो सकता है एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी हो जो राहुल गांधी के एक सवालों का जवाब भारतीय जनता पार्टी के मंच से मिलेगा। लेकिन एक बात तो तय है कि राहुल गांधी ने जो बातें कही है उसके बाद से अब राजनीति और बढ़ेगी, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी उन पर आरोप लगाती रही है। जैसा कि आज अभी आप थोड़ी देर पहले भारतीय जनता पार्टी के एक प्रवक्ता का बयान सुना भी रहे थे कि उनका जो प्रेम है वो चाइना के साथ है, चाइना के साथ उनका पैक्ट है। और तो चाइना ये जो आप कह रहे हैं नीरज, ये बयान पहले हम दर्शकों को सुनवा देते हैं, उसके बाद इस पर आगे आपसे हम बातचीत करेंगे। सुनवाते हैं दर्शकों को कि आखिर राहुल गांधी ने किस तरह और किस मुद्दे पर चीन की तारीफ की। Not everywhere on the planet has an employment problem. Okay? The West has an employment problem. India has an employment problem. But there are many countries in the world that don't really have an employment problem. China certainly doesn't have an employment problem. Vietnam doesn't have an employment problem. So there are places on the planet that are not struggling with unemployment. और मेरे साथ इस वक्त बीजेपी के नेता सुधांशु मित्तल मौजूद हैं। सुधांशु जी, जो बातें कही हैं राहुल गांधी ने, आप लोग किस तरीके से ले रहे हैं इस बयान को? नहीं, हमेशा की तरह उनको गंभीरता से जैसे नहीं लेना चाहिए वैसे ही दे रहे हैं। अगर कोई आदमी कहे कि
जनता, हिंदुस्तान की जनता खौफ पे वोट देती है, तो बड़ी बेवकूफी की बात है। जनता जिसको प्यार करती है उसको वोट देती है। अगर उन्हीं का तर्क लें तो भाजपा का खौफ और संघ का खौफ खत्म हो गया। अगर ऐसा हुआ तो हमें क्यों वोट दिया? आपको क्यों नहीं दे दिया? आपका तो खौफ नहीं है ना। आप तो 99 भी रह गए, भाजपा 240 पे है। मतलब कैसी कैसी बेतुकी बातें नेता प्रतिपक्ष करते हैं, मुझे तो हैरानी होती है। मुझे लगता था नेता प्रतिपक्ष बनने के बाद कुछ गंभीरता आएगी व्यक्तित्व में, उनकी बात में गंभीरता आएगी, लेकिन वही बचकानी बातें, वही बचपनों की बातें, वही एक रटी रटाई बातें करने की जो उनको आदत पड़ी हुई है, वही बात करते हैं। कुछ नयापन लाइए सोच के अंदर, कुछ सोच में देश की सोचिए, कुछ विकास की सोचिए। इस तरह की फूहड़पने की बातें। सुधांशु जी, एक और छोटा कमेंट आपसे चाहूंगा। ठीक है, राजनीतिक हमले अपनी जगह हैं, लेकिन लीगल सिस्टम पर भी उन्होंने सवाल खड़े किए हैं विदेश की धरती से। मैंने कहा ना, राहुल गांधी जी को पता ही नहीं होता वो बोलते क्या है और किस बात का कहाँ औचित्य होता है। सारा प्रश्न तो औचित्य का भी होता है ना। हिंदुस्तान की कानून व्यवस्था पे अगर आपको प्रश्न चिन्ह लगाना है तो हिंदुस्तान में आके इसके खिलाफ आंदोलन करिए ना। यहाँ तो आप एक शब्द बोलते नहीं है और विदेशों में जाके भारत की साख और भारत की प्रतिष्ठा को आप नष्ट करते हैं। ये किसी देश के प्रतिपक्ष के नेता के लिए अच्छा थोड़ी है। मुझे लगता है राष्ट्रीय गौरव जो है भी हिंदुस्तानी के लिए सर्वोपरि है। ठीक है सुधांशु मित्तल जी, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। और अभी की एक और बड़ी खबर दर्शकों तक मैं पहुंचा दूं। हरियाणा विधानसभा चुनाव को लेकर एक बड़ा अपडेट है। आज आम आदमी पार्टी और कांग्रेस गठबंधन का ऐलान कर सकती है। आम आदमी पार्टी को 5 सीटें देने के लिए कांग्रेस तैयार है। सूत्र हमें एक बड़ी जानकारी दे रहे हैं। इन सब के अलावा सूत्रों ने यह भी दावा किया कि आम आदमी पार्टी आज ही हरियाणा के लिए लिस्ट जारी कर सकती है। हमारे साथ जैनेंद्र जुड़े हुए हैं इसी खबर पर और अपडेट आप तक पहुंचाएंगे, और दीपक रावत भी अब हमारे साथ मौजूद हैं। जैनेंद्र, पहले आप ये बताइए, क्या गठबंधन को लेकर सारे पेच सुलझ गए हैं? देखिए, बिल्कुल क्लाइमेक्स पर मामला है और आखिरी वक्त में सस्पेंस को बढ़ा दिया है दोनों पार्टियों ने। कल तक दोनों पार्टियों के आला सूत्रों के तरफ से ये कहा जा रहा था कि बातचीत बिल्कुल सकारात्मक माहौल में चल रही है और पूरी संभावना है आज के लिए कि सोमवार को हम गठबंधन का ऐलान कर देंगे। लेकिन ताज़ी जानकारी ये है अखिलेश की परसों रात से आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बीच गठबंधन को लेकर कोई बात नहीं हुई है और उसकी बड़ी वजह यह है कि हरियाणा कांग्रेस के प्रभारी और इस गठबंधन की बातचीत में जो कांग्रेस की तरफ से बात कर रहे थे दीपक बावरिया, उनकी तबियत कल बिगड़ गई और इसकी वजह से परसों रात के बाद से अब तक कोई बात नहीं हुई है। आज उम्मीद तो जताई जा रही है और पूरी संभावना है कि आज स्थिति स्पष्ट हो जाएगी, गठबंधन हो रहा है नहीं हो रहा है, ज्यादा संभावना होने की है। लेकिन फिलहाल इसको लेकर के कोई तस्वीर साफ नहीं है कि कितने बजे ये ऐलान होगा। आम आदमी पार्टी के खेमे में क्या चल रहा है जैनेंद्र, वो भी समझते हैं जरा। दीपक भी मेरे साथ मौजूद है। दीपक, आम आदमी पार्टी की तरफ से क्या संकेत है? 5 सीट पर बात बन जाएगी? अखिलेश, आम आदमी पार्टी के खेमे में नाराजगी बहुत ज़्यादा है कांग्रेस को लेकर। आम आदमी पार्टी के नेता अब ये कह रहे हैं कि कांग्रेस जानबूझ के एक बड़ा खेल खेल रही है, अपने उम्मीदवारों की लिस्ट जारी कर रही है और यहाँ गठबंधन की बातचीत पर आम आदमी पार्टी को रोका हुआ है। आम आदमी पार्टी पहले भी कई बार अल्टीमेटम दे चुकी है कि आप जल्द से जल्द फाइनल कर लें कि सीटें कब आनी है, कितनी सीटें देनी है, कौन कौन सी सीटें हमें मिलनी चाहिए। लेकिन अब 2 टूक कह दिया गया। जो सोर्सेज से मुझे जानकारी मिली है कि आज दोपहर करीबन 12-1 बजे के आसपास तक अगर कांग्रेस ने कोई पुख्ता तौर पर जानकारी नहीं दी, अनाउंसमेंट नहीं की गई, तो आज ही आम आदमी पार्टी अपनी पहली लिस्ट जारी कर देगी। आम आदमी पार्टी को लग रहा है कि कहीं ना कहीं कांग्रेस ऐसा खेल खेल रही है कि लिस्ट देर से जारी करें, अपनी लिस्ट पहले जारी कर दें ताकि आम आदमी पार्टी इसमें उलझी रहे और वो जो बागी लोग जो हैं, जो कांग्रेस जिनको टिकट नहीं देती है, वो जो बागी होकर दूसरी पार्टियों में जाना चाहते हैं, वो उनके जाने की संभावनाएं कम हो जाए। तो सीधे तौर पर 2 टूक एक तरीके से कांग्रेस को कह दिया गया है कि गठबंधन करना है तो आज ही करना है। ठीक है, तो दीपक इस पर आप नजर बनाकर रखिएगा। जो भी डेवलपमेंट होगा दर्शकों तक आगे वो जानकारी हम पहुंचाएंगे। जैनेंद्र भी हमारे साथ जुड़े हुए थे। आप दोनों का फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया। खबर राजस्थान से है, जहां भारी बारिश की सूचना है। इस वजह से कई जगहों पर जल जमाव हो गया है और भारी बारिश के बाद सड़कें तालाब बन गई हैं। तस्वीरें जरा आप देखिए, ये देख रहे हैं आप तस्वीरों में जगह जगह पर किस तरीके से पानी भरा हुआ है। ये 12 की तस्वीर है, जहां पर इंदिरा मार्केट से लेकर सदर बाजार तक सब पानी पानी। कोलकाता की डॉक्टर बिटिया के साथ दरिंदगी को 1 महीने का वक्त गुजर चुका है, लेकिन अभी भी इंसाफ का इंतजार है। सीबीआई की जांच जारी है
और इससे जुड़ी अभी की बड़ी खबर मैं आपको बता दूं, कोलकाता कांड को 1 महीना जो बीता, आज सुप्रीम कोर्ट में रेप मर्डर केस पर सुनवाई होगी और सुप्रीम कोर्ट में स्टेटस रिपोर्ट पेश करेगी सीबीआई। यानी इस पूरे मामले में अब तक क्या हुआ है, पूरी जानकारी देश की सबसे बड़ी अदालत के सामने रखी जाएगी। तो सीबीआई को स्टेटस रिपोर्ट देना है इस पूरे मामले में। आइए इसी खबर पर कुछ और ज्यादा जानकारी आप तक पहुंचाते हैं। मेरे साथ निपुण सहगल इस वक्त सुप्रीम कोर्ट से मौजूद हैं, मेरे वरिष्ठ सहयोगी, और कोलकाता भी आपको लिए चलेंगे। आरजीकर हॉस्पिटल से मनोज्ञा आपको नजर आ रही हैं। निपुण, पहले आपके पास आना चाहूंगा और जरा ये बताइए कि आज अदालत में क्या कुछ हो सकता है। देखिए अखिलेश, आज अदालत में मुख्य रूप से 3 बातें होंगी। पहला, सीबीआई को स्टेटस रिपोर्ट देनी है। हालांकि ये रिपोर्ट सीलबंद लिफाफे में होगी, तो ये एक कोर्ट में कितनी बातें निकल कर आती हैं जांच को लेकर ये नहीं बताया जा सकता है कि सारी बातें पता चलेगी। जजों को जरूर पता चलेगा कि अब तक की जांच में क्या हुआ है, और उस दौरान हुई चर्चा के आधार पर हम भी दर्शकों को बता पाएंगे कि सीबीआई ने कोर्ट को क्या मुख्य बातें बताई है। दूसरी बात, पश्चिम बंगाल सरकार को यह स्पष्टीकरण देना है कि आरजीकर हॉस्पिटल में इस तरह से कैसे आधी रात को हजारों की संख्या में उपद्रवी घुस गए थे और उन्होंने जो घटना स्थल थी जहां पर वारदात हुई थी उसको भी नुकसान पहुंचाया, क्यों पुलिस ने उन्हें नहीं रोका, ये पश्चिम बंगाल सरकार को सफाई देनी है। और तीसरी बात, केंद्र सरकार ने एक आवेदन दाखिल किया है। देखिए, आपको याद होगा कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर सीआईएसएफ ने कमान संभाल ली थी सुरक्षा की आरजीकर हॉस्पिटल की, क्योंकि पुलिस पर कई तरह के आरोप लग रहे थे। केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि सीआईएसएफ के साथ कोई सहयोग नहीं कर रही है राज्य की ममता सरकार, और सीआईएसएफ कर्मियों को कई घंटे का सफर करके वहां रोज ड्यूटी के लिए आना होता, उनको कोई सुविधा नहीं दी गई है। तो सुप्रीम कोर्ट या तो निर्देश दे उनको या अवमानना की कार्रवाई शुरू करे, क्योंकि कोर्ट के आदेश के मुताबिक वो काम नहीं कर रहे हैं। तो ये 3 बातें हैं, सीबीआई की रिपोर्ट, पश्चिम बंगाल सरकार की रिपोर्ट और केंद्र के आवेदन पर विचार। ये तीनों बातें आज कोर्ट में होंगी। ठीक है निपुण, आप नजर बनाकर रखिए इस खबर पर। हम आते हैं आपके पास, दोबारा भी आपसे कुछ और जानकारी लेंगे। दरअसल अभी भी पीड़ित परिवार को इंसाफ का इंतजार है। आज भी हमें जो जानकारी मिल रही है, जूनियर डॉक्टर रैली निकालने वाले हैं, यानी जो गुस्सा है, जो आक्रोश है, वो अभी भी थमने का नाम नहीं ले रहा है। पीड़ित परिवार को अभी भी इंसाफ का इंतजार है। लोगों में भी बहुत ज्यादा नाराजगी है और खासतौर पर जूनियर डॉक्टर, उनका जो गुस्सा है वो थमने का नाम नहीं ले रहा है और आज भी जूनियर डॉक्टर रैली निकालेंगे। ये एक बड़ा अपडेट आपको हम बता दें। वहां के जो जूनियर डॉक्टर हैं उनकी नाराजगी कम नहीं हुई है, भरोसा बहाली सरकार नहीं कर पा रही है। लिए चलता हूं आपको मनोज्ञा के पास। मनोज्ञा, अब वहां क्या माहौल आपको नजर आ रहा है, चूंकि जो खबर आ रही है कि जूनियर डॉक्टर रैली निकालने वाले हैं आज भी? बिल्कुल, रात को 9 बजे, क्योंकि आज 9 तारीख है, तो 9 बजे 9:09 पर 9 सेकंड तक इतनी लंबी होगी ये रैली, यानी कि 9 मिनट का आज का पूरा इस्तेमाल किया जा रहा है। तो वहीं दूसरी ओर मैं इस समय आरजीकर अस्पताल में हूँ, जहाँ एक और पीड़िता के लिए आज भी इंसाफ के इंतजार में है। यहाँ के सारे डॉक्टर्स मोमबत्ती हर रोज कोई ना कोई आकर सुबह से लेकर शाम तक जला देता है, ठीक उसी तरह जैसे यहाँ पर फूल चढ़ाए जाते हैं कि जितना जल्दी हो सके इंसाफ मिले। और तो वहीं दूसरी ओर दिन गिनने की आदत हो गई है अब, और बेचारे एक मास एक दिन, इसका मतलब है कि अभी तक जो इंसाफ नहीं मिला है और जो विचार यानी कि इंसाफ गुहार जो सुप्रीम कोर्ट से लगाई जा रही है उसके इंतजार में आज भी 1 महीना 1 दिन हो चुका है। आज का दिन महत्वपूर्ण इसलिए भी है कि आज यहीं पर जूनियर डॉक्टर्स प्रोजेक्टर के जरिए पूरी कोर्ट की हियरिंग सुनेंगे। वो ये जानने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार सर्वोच्च न्यायालय क्या सोचता है इस मामले में, क्या करेगा और आज के आने वाले कुछ घंटों में किस तरह से क्या कदम उठाए जाएंगे। पर उससे ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है डॉक्टरों की नाराज़गी जो इस समय थमने का नाम नहीं ले रही है। सड़कों पर आज भी दोपहर 3 बजे वाम मोर्चा के साथ एक लेफ्ट का बड़ा अभियान है, जिसमें डॉक्टर्स भी सम्मिलित होंगे और शुरू होगा कॉलेज स्क्वायर से लेकर लाल बाजार तक। पर लाल बाजार की एक भूमिका अब सवालों के घेरे में है, वो है कोलकाता के पुलिस कमिश्नर विनीत गोयल की, जिसकी वजह से कल राज्यपाल सीवे आनंद बोस ने यहाँ तक कह दिया कि आपात बैठक बुलाई जाए। बिल्कुल मनोज्ञा, ये बड़ी खबर जो आप कह रही हैं दर्शकों तक हम पहले पहुंचा दें, फिर मैं आऊंगा आपके पास। और अंकित गुप्ता भी मेरे साथ जुड़ गए, उनसे भी और ज्यादा अपडेट लेंगे। कोलकाता कांड से जुड़ी अभी की बड़ी खबर, सीएम ममता बनर्जी को गवर्नर ने दिए हैं आदेश, आरजीकर मुद्दे पर बुलाएं इमरजेंसी मीटिंग, जरूरत पड़ने पर पुलिस कमिश्नर को हटाया जाए। उनके खिलाफ बहुत शिकायतें आ रही हैं, यह कहना है गवर्नर का। सीएम ममता बनर्जी ने गवर्नर को यह निर्देश दिया है कि कार्रवाई की जाए कमिश्नर के खिलाफ। मनोज्ञा, आपको लगता है कि कार्रवाई ममता बनर्जी करेंगे, जिस तरीके से पिछले दिनों में और लंबे वक्त से हम देखते हैं कि वहां पर
जो ममता बनर्जी हैं मुख्यमंत्री और गवर्नर के बीच 36 का आंकड़ा रहता है। देखिए, इसमें आंकड़े से ज्यादा इसमें जनता का आक्रोश शामिल है। उन्होंने एक बात बहुत पर्टिकुलरली कही है कि हमें लगातार शिकायतें मिल रही हैं और इन शिकायतों के आधार पर कदम उठाना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे लोग ईमेल कर रहे हैं, लिखित चिट्ठियां लिख रहे हैं कि हम इस घटना से, इस पूरी बात से नाराज हैं। ऐसे में क्या एक्शन लिया गया है ये बताया जाए, और एक्शन अगर सामने विस्तृत ना हो तो जनता के लिए बहुत सारे सवाल लाजमी हो जाते हैं। आज भी सड़कों पर अगर लोग उतर रहे हैं, कल भी रात दखल यानी कि सड़कों पर उतरकर जो रात को 12 बजे तक प्रदर्शन हुआ है, जिसमें मानव श्रृंखला बनाई गई थी, मानव बंधन शुरुआत हुई थी उसकी श्याम बाजार से और गया था सोदपुर तक। 15 किलोमीटर तक अगर हजारों लोग सड़कों पर हाथ पकड़कर खड़े हैं, भले ही इसके पीछे राजनीति छुपी हो, लेकिन आक्रोश तो जनता का है, जिसे एक डायरेक्शन दिया जा रहा है और वो डायरेक्शन फिलहाल हवा राज्य सरकार के खिलाफ नजर आ रही है। खास तौर से तब क्योंकि अगर इस पर इंसाफ हो जाता है, आने वाले दिनों में देखिए दुर्गा पूजा शुरू हो जाएगी, माहौल पश्चिम बंगाल में बदल जाएगा, लेकिन उसके साथ साथ ये बात भी तय है कि इस समय जो नाराजगी है उसका आने वाले दिनों के त्योहारों पर कितना असर पड़ेगा और वो कितना टिकेगा, इसका फैसला आज पूरी तरह से सुप्रीम कोर्ट की सुई पर निर्भर है। ठीक है मनोज, दोबारा मैं लौटूंगा आपके पास, लेकिन पहले बता दें अभी की बड़ी खबर, सुप्रीम कोर्ट में इस मामले की सुनवाई बस शुरू होने वाली है। हर किसी की निगाहें इस ओर हैं कि जो स्टेटस रिपोर्ट दाखिल की जाएगी सीबीआई की तरफ से उसमें क्या होगा। हालांकि वो बंद लिफाफे में वो जानकारी दी जाएगी, पब्लिक के बीच वो जानकारी नहीं आ पाएगी। अंकित, और क्या अपडेट है आपके पास? बिल्कुल अखिलेश, इस वक्त की अगर हम बड़े अपडेट की बात करते हैं तो अभी तक वो बेंच नहीं बैठी है जिसको इस मामले की सुनवाई करनी है, लेकिन उम्मीद की जा रही है कि जैसे ही बेंच बैठेगी एक दो मामलों की जो मेंशनिंग यानी कि अर्जेंट हियरिंग की मांग की जाती है वो होगी और उसके बाद मामले की सुनवाई शुरू हो जाएगी। ऐसे में हम ये कह सकते हैं कि अगले 2 से 4 मिनट में कभी भी मामले की सुनवाई शुरू हो सकती है। लेकिन अखिलेश, हमको ये भी गौर करना होगा कि देखिए भले ही सील्ड लिफाफे में रिपोर्ट सामने क्यों ना आए, लेकिन अगर हम पिछली सुनवाई को ही गौर करते हैं तब भी सीबीआई ने सील्ड लिफाफे में रिपोर्ट दी थी, लेकिन कोर्ट ने सुनवाई के दौरान कई सारे तथ्य ओपन कोर्ट में रखे थे और उसी में से एक तथ्य ये भी था कि किस तरीके से पुलिस की जांच में कोताही बरती गई। जो घटना हुई थी उसके बाद में क्राइम सीन को कई घंटे तक प्रोटेक्ट नहीं किया गया, वहां पर लोग आते रहे जाते रहे, यानी कि सबूतों के साथ छेड़छाड़ की आशंका सुप्रीम कोर्ट ने व्यक्त कर दी थी। पुलिस की जो कार्रवाई के ऊपर सवाल उठाए थे, प्रिंसिपल के रोल के ऊपर सवाल उठाए थे। तो भले ही जो रिपोर्ट थी वो सील्ड कवर में थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने एक तरह से इशारे में बता दिया था कि सीबीआई की जांच कहां तक पहुंची है और उस सुनवाई के बाद से लेकर अब तक करीबन 1.5 हफ्ते का वक्त गुजर चुका है और इस मामले में जो है और भी गिरफ्तारियां हो चुकी हैं। तो निश्चित तौर पर आज जब सुनवाई होगी तो मुमकिन है कि सुप्रीम कोर्ट की तरफ से फिर एक तरह से ये बताया जाए कि आखिर सीबीआई की जांच में क्या कुछ अहम तथ्य निकल के आए हैं और क्या वाकई में कोलकाता पुलिस कटघरे में खड़ी है। इस पर आप नजर बनाकर रखिएगा अंकित, जैसे ही कोई अपडेट वहां से आएगा दर्शकों तक वो सूचना भी आगे हम पहुंचाएंगे। फिलहाल आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मनोज्ञा भी हमारे साथ कोलकाता से थी, आपका भी शुक्रिया।